नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ माधवी पांडे आपके साथ। आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को आप देख रहे हैं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको न्यूनतम वेतन अधिनियम से जुड़े कानूनों के बारे में बताएंगे। हम आपको न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों की जानकारी देंगे। ये थी बुनियादी जानकारी। न्यूनतम वेतन अधिनियम से जुड़े तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी, अगर आप भी चाहें और आपका इस एक्ट से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइंस खुल गए हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर बता देते हैं आपको 012061279370, 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे लीगल एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। रुक करते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट का। सर, हम चाहते हैं आप बताएं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 कब लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार। देखिए, जी। न्यूनतम जो अ, वेतन है जी। वो 1948 में लागू हुआ था और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों कैटेगरीज में आते हैं, जी। तो जिसे आप हिंदी में कुशल और अकुशल कारीगर कह सकते हैं, उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट रखा जाए कि ताकि उनकी मेहनत के लिए उनको उतना पैसा दिया जा सके जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके जी। और वो अपनी फैमिली को और अपने परिवार को एक अच्छे तरीके से अ, अपना सारा पूर्ण पोषण दे सके और अपनी चीजों को वो ठीक से कर सके। तो इस शोषण को बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो ये एक एक्ट है जो कि इंडियन लेबर लॉ के अंडर आता है और 1948 का एक्ट है। जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस आखिर क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मजदूर हैं, जी। तो मजदूर एक ऐसा तत्व है कि जो लोगों को एक एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू उनको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है और उनको उनसे काम करवा के उनको उनकी मेहनत का पैसा ना दिया जाए। उस चीज से बचने के लिए इस एक्ट को लाया गया ताकि उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके। इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया और इसके लिए एक मिनिमम अमाउंट कि एक कोई वर्कर है, अगर वो काम करता है आपके लिए, चाहे वो कुशल वर्कर हो या अकुशल वर्कर हो, यानी एक स्किल्ड वर्कर हो या एक अनस्किल्ड वर्कर हो, उसको एक अमाउंट फिक्स्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिक्स करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स करती है। दोनों गवर्नमेंट्स का ड्यूटी है फिक्स करने की। तो ये एक अमाउंट फिक्स किया जाए जिसके नीचे अगर उसको अमाउंट दिया जाता है तो वो उसका शोषण है और उस शोषण के लिए जी। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको सजा दी जा सकती है। और ऐसे प्रावधान है इस एक्ट में जिसके थ्रू उसको सजा दी जा सकती है, जैसे कि 6 महीने की सजा दी जा सकती है और बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर न्यूनतम वेतन की बात की जाए या मिनिमम वेजेस की बात की जाए तो इसको किस तरह से परिभाषित या डिफाइन किया गया है? आप थोड़ा दर्शकों को इस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक मजदूर है, उसको एक मजदूरी करने के बाद कुछ पैसा मिलता है कमाने का, तो उसको दो कैटेगरीज में रखा गया है जिसे कहते हैं कुशल या अकुशल, यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर। तो उसके उस डेफिनेशन के अंडर उसे डिटरमाइन किया गया है कि वो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए और इसके लिए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की भी स्कीम्स बनाई गई हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की भी डिटेल्स देती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है या माइनिंग है, इसमें एक अलग अमाउंट मिलता है फॉर स्किल्ड वर्कर। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई काम होता है वो भी इसके अंडर आ सकता है, जिसके अंदर एक मिस्त्री है, मिस्त्री एक स्किल्ड वर्कर माना जाता है जी। और एक मजदूर जो ईंटें उठाता है उसे अनस्किल्ड वर्कर माना जाता है। इसलिए दोनों को एक अलग अलग अमाउंट है जो कि मिनिमम वेजेस के अंडर आता है और वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर उससे नीचे आप पे करते हैं तो यानी आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और उनको आप
एक तरीके से और गरीबी की तरफ ले जा रही है। ठीक ठीक है सर, तो ये तो परिभाषा की बात हो गई। और अगर बात करें कि किन प्रकार के कामगार इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या किस तरह के लेबर्स इस अधिनियम में कवर होते हैं, तो ये भी आप थोड़ा विस्तार में बताएं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुशल और अकुशल है, वैसे ही शारीरिक और लिपिक, यानी आपको जैसे शारीरिक मैनुअल लेबरशिप है और रिटर्न, ये भी इसके अंडर आता है। और उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज हैं जो कि एक एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू डिफाइन की गई हैं। देखिए, एडवाइजरी बोर्ड इसमें बनाई जाती है जिसका काम है ये देखना कि इस एरिया में किस टाइप का लेबर वर्क चाहिए और उस लेबर वर्क के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए और कितना अमाउंट उसकी फैमिली को चलाने के लिए काफी है, जिससे कि एक सोशल वेलबींग और सोशल जस्टिस का निर्माण किया जा सके। जी तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया जाता है, जिस एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू इन सब चीजों को देखा जाता है। तो बेसिकली जो मेन रोल है इन एडवाइजरी बोर्ड्स का और इन कमिटीज का, वो है कि एक फिक्स रिवाइज्ड एंड एनफोर्सेबल इनकम इन लेबर्स के लिए रखी जा सके। और ये एडवाइजरी बोर्ड्स इनको डिफाइन करते हैं कि कैसे इस फिक्स लेबर को रिवाइज किया जाएगा हर 6 महीने में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्योंकि इन्फ्लेशन या देखा जाए तो हर 6 महीने में जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो एक वर्कर यदि अभी आज 100 रुपए में काम कर रहा है तो वो 6 महीने बाद उस 100 रुपए की वैल्यू शायद 150 और 200 रुपए हो। तो उस इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए जी एडवाइजरी बोर्ड और कमिटीज का भी गठन किया जाता है इस एक्ट में। तो बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इस चीज को देखती है कि किस तरह से जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उनका परिवार और उनको सोशल जस्टिस दिया जा सके। ठीक है ठीक है सर। और अगर बात करें हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो वो आखिर इस एक्ट में किस तरह की भूमिका निभाते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी मिनिमम वेजेस के एक्ट के अंडर जो भी कमिटीज हैं और एडवाइजरी बोर्ड हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं अपॉइंटेड या तो स्टेट गवर्नमेंट के। जी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल है कि जैसे मान लीजिए तेलंगाना स्टेट है या मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो हर जगह पे एक डिफरेंट स्किल ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। जी हो सकता है कि तेलंगाना में अगर माइंस का काम है तो मध्य प्रदेश में दूसरा कुछ रेत का काम है। तो हर व्यक्ति को या तो जमीन के नीचे काम करना है या जमीन के ऊपर काम करना है। तो जी मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का यही काम है कि जो कुशल वर्कर है और जो अकुशल वर्कर है उनके लिए वेजेस को डिफाइन करे, वो वेजेस फिक्स करे। सेकेंडली, उन वेजेस को जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उसे रिवाइज करे। और थर्ड मेन काम जो है उसे एनफोर्स करे। अगर जी कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर लाती है और अगर उसे एनफोर्स नहीं किया जा सके तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो इस शोषण को रोकने के लिए और उस रक्षा करने के लिए उन वर्कर्स का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है उस एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है सर। और अगर वेतन दरों की बात की जाए या वेजेस रेट्स की बात की जाए, तो ये कितने प्रकार की होती हैं जो वेतन दरें दी जाती हैं लेबर्स को या फिर वर्किंग लोगों को? ये कितने तरह की होती देखिए, वेतन जो है, फिर अगेन हम उसी जगह पे आते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के हिसाब से वेतन बनाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसमें कोई स्किल है जिसकी वजह से वो ज्यादा कमा सकता है तो उसके लिए स्किल्ड वर्कर के लिए का वेतन है। कोई अगर अनस्किल्ड वर्कर है तो उसका वेतन अनस्किल्ड के लिए है। जी अगर कोई मैनुअल काम करता है, मान लीजिए कहीं खुदाई करता है या कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसके लिए एक अलग वेतन है। और जी अगर कोई हाथ से लिखने का कोई काम करता है, जिसे कहते हैं लिपिकीय वर्क, तो उसके लिए उसको अलग वेतन। तो वेतन हमेशा इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जिससे कि उस व्यक्ति का जो स्किल सेट है उसको एक सही तरीके से डिफाइन किया जा सके। ठीक है सर। और अगर हम वेतन दरों की ही बात कर रहे थे जैसे, तो वेतन दरों की अद्यतन आखिर किस तरह से की जाती है? वेतन दरों की मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सर मैं पूछ रही हूँ कि वेतन दरों की हम बात कर रहे थे, तो वेतन दरों को किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि क्या वेतन दर रखी जाएगी? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन और जैसी जरूरत है स्टेट की,
उसके हिसाब से एक वेतन दर रखती हैं। दूसरा, आप काम किस टाइप का कर रहे हैं, जी स्किल्ड काम कर रहे हैं या अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से वेतन रखा जाता है। जी इसमें कई टाइप के अलग और भी वेतन होते हैं, जैसे कि वेतन आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसके लिए वेतन दिया जाता है। बेसिकली जो लेबर लॉ है वो ये कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा एक दिन में कोई व्यक्ति को काम ना कराया जाए, और हफ्ते में 48 आवर्स के लिए एक दिन का जो रेस्ट है वो जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, और उस हिसाब से उसको वेतन दिया जाए जो वो काम कर रहा है। और उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह के लिए अलग अलग है। जी ठीक है। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई कि वेतन दरें किस तरह से डिसाइड की जाती हैं या क्या होती हैं वेतन दरें। और अगर हम बात करें कि इस अधिनियम के अंतर्गत भत्ता या फिर अलाउंसेस क्या शामिल किए जाते हैं, और अगर किए जाते हैं तो किस तरह के अलाउंसेस दिए जाते जी हाँ, देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इसमें ऐड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का मतलब है कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट द्वारा महंगाई भत्ता कहते हैं जिसको, अगर महंगाई भत्ता है या वो आपके लिए कोई कंज्यूमर पे इंडेक्स में डिफरेंस है, जिसके लिए हर 6 महीने में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से सीपीआई में एक डिफरेंस आता है। हैं। जी तो मजदूरी भत्ता जो है वो महंगाई भत्ता के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू दी कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे चेंज होता है, उस हिसाब से उसको अलाउंसेस को चेंज किया जाता है। और जिस जगह आप काम कर रहे हैं और उस जगह की कितनी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी माइन में काम कर रहे हैं जिसमें जमीन के अंदर आपको जाना है, तो उसका एक अलाउंस उसके हिसाब से बदला जाता है कि आप किस तरह का मेहनत कश काम कर रहे हैं और किस जगह पे आप रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली लेबर को अपने स्किल सेट के हिसाब से बहुत कुछ डिफाइन करता है ये। जी ठीक है सर। तो अगर अभी हम बात कर रहे थे अलाउंसेस की, अगर हम बात करें बोनस और इंसेंटिव की, तो क्या इनको भी मिनिमम वेजेस या न्यूनतम वेतन में जोड़ा जाता है? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर ओवर टाइम करता है जी तो उसकी ओवर टाइम की जो वैल्यू है वो डबल है उसके रेगुलर टाइम। मान लीजिए कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो उसे ट्वाइस की वैल्यू अमाउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए उसको 100 रुपये पर दिन है और वो ओवर टाइम करता है तो उसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 200 रुपये हो जाता है। जी और यदि वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम करता है तो वो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400 रुपये हो जाता है। कि जिस तरह आपको मैंने जैसे बताया कि किस तरह आपको एक्स्ट्रा टाइम और ओवर टाइम के लिए मिलता है, वैसे बोनस जो भी है, बोनस और न्यूनतम वेतन का जो जोड़ा जाता है वो भी इसी बेस पे जोड़ा जाता है। यदि व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा काम करता है या कोई और काम करता है जिसमें उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की रिक्वायरमेंट है तो उसको बोनस भी दिया जाता है। ठीक है। ठीक है सर, और अगर हम बात करें, अभी आपने बोला ओवर टाइम के बारे में, तो ओवर टाइम के बारे में क्या इस एक्ट में कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं, और क्या मुख्य प्रावधान रखे गए हैं इस एक्ट में ओवर टाइम के लिए? देखिए इस एक्ट में सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि किसी व्यक्ति का, किसी मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए, जी यानी उसको एक्स्ट्रा काम ना कराया जाए। जी पहले क्या होता था कि आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक काम किया जाता था और कोई वेतन का कोई वो नहीं था कि कितना मिलेगा। जी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि 8 घंटे से ज्यादा आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते एक दिन में। और एक हफ्ते में 48 आवर्स। तो एक दिन का जो आपको रेस्ट देना है वो रेस्ट तो आपको देना ही है। जी साथ में ओवर टाइम को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ओवर टाइम का मतलब है कि आपको जैसे ही आपके 8 घंटे खत्म होते हैं और यदि आप 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको डबल पेमेंट मिलेगी। ओवर टाइम की जो पेमेंट है वो आपकी रेगुलर पेमेंट से डबल होगी। जी और जितने घंटे आप काम करते हैं वो उस रेगुलर पेमेंट से और एक्स्ट्रा टाइम से भी डबल होगी। तो जिस तरह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल समझाया कि 100 रुपए के 200 और 200 के 400। जी तो ओवर टाइम में अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इस तरह से आप 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन में हम बात कर रहे हैं आज मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर न्यूनतम वेजेस की। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिवक्ता, लीगल एक्सपर्ट, उनके पास चलते हैं। सर, हम बात कर रहे थे न्यूनतम वेजेस की, तो अगर कोई नियोक्ता निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देता है तो उसमें क्या दंड का भी कोई प्रावधान है? अगर है तो क्या है? जी देखिए, मेन जो उद्देश्य
उद्देश्य है इस एक्ट का कि किसी के साथ शोषण ना हो। जी। उसी के लिए इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर न्यूनतम वेतन नहीं देता है किसी को, तो वो उसकी कंप्लेंट करता है, तो उसमें जो सजा निर्धारित की गई है वो 6 महीने की है या 500 रुपये फाइन या बोथ। जी। लेकिन अभी 2019 में एक कोड ऑफ वेजेस आया है जिसमें जो फाइन है वो इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है, और यदि ये फिर से 5 साल में दोहराया जाता है तो उसमें जो फाइन है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा, और जो सजा है वो 3 महीने की। तो जी। बेसिकली आप देखें तो अब फाइन काफी इंक्रीज कर दिया गया है 2019 में, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और 3 महीने की सजा काटनी पड़ सकती ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कंपनी ऑन रिकॉर्ड्स उनको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड दिखाती हैं, जबकि वो फुली स्किल्ड लेबर्स होते हैं और उस श्रेणी में आते हैं। और कई बार उनसे ओवर टाइम लिया जाता है, 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है, मगर पेमेंट उनको नॉर्मल रेट पर ही की जाती है। तो ऐसे में वर्कर्स क्या कर सकते हैं? है। जी, जिस तरह ये एक्ट बनाए गए उस एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविजन उसकी एनफोर्समेंट है। अगर किसी भी वर्कर को लगता है कि उसका एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है और उनके साथ कोई शोषण किया जा रहा है यानी एक्सप्लॉयटेशन, तो उसकी वो कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ लेबर कमिश्नर है, जी। और रीजनल लेवल पे रीजनल लेबर कमिश्नर जी। है, और स्टेट लेवल पे देयर इज द लेबर ऑफिसर। जी। तो अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जा रहा है, उसे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इन तीनों में से किसी भी फोरम में जाके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराया जा सकता है, जी। और उस पर इमीडिएट एक्शन होगा जिस एम्प्लॉयर ने ऐसा काम किया है। जी। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे ओवर टाइम की, तो अगर नियोक्ता जो होता है वो न्यूनतम वेतन नहीं देता है बल्कि उससे कम वेतन करता है, तो इसके लिए दंड का क्या प्रावधान रखा गया है? जी जी, मैंने जैसे अभी आपको बताया जो जी। दंड का प्रावधान है वो 6 महीने का है, और ये 6 महीने का और 500 रुपये फाइन था पहले। लेकिन अभी 2019 में कोड ऑफ वेजेस आया है जो कि कहता है कि 50,000 रुपये का फाइन रहेगा, और यदि वो व्यक्ति फिर से कोई एम्प्लॉयर फिर से ये गलती करता है 5 साल के अंदर, तो उसमें 3 महीने की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन है। तो अब वो इंक्रीज करके 3 महीने और 1 लाख रुपए का फाइन हो चुका है। ठीक है। और अगर एडवाइजरी बोर्ड की बात की जाए, न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए परामर्श बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड, तो इसकी क्या भूमिका हो? देखिए, वेजेस एक्ट के अंदर जो सबसे दो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं वो हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी एडवाइजरी बोर्ड्स और कंपोजिशन ऑफ कमेटी। जी। तो ये जो कमिटीज हैं उनका मेन काम है कि उनको पहले तो फिक्स करना है कि क्या न्यूनतम वेजेस होना चाहिए। सेकेंड उनका काम है कि उसे रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ता है तो हर 6 महीने में उसको वो रिवाइज करे और देखें कि अगर वो 100 रुपये था तो वो 150 रुपये हो गया या 200 रुपये हो जाएगा। जी। उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखना है, और थर्ड भी इन्फोर्स करना है। अब जो कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी उसमें इक्वल मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज उनकी मेंबरशिप होती है, और एक इंडिविजुअल मेंबर होता है जो कि सिंगल होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर होता है। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी को का मेन काम है कि कमेटी के मेथड से वो इंक्वायर करें कि क्या फैक्टर्स हैं उस एरिया में, या क्या फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू इसको डिफाइन किया जाए, और कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि ये अमाउंट होना चाहिए मिनिमम वेजेस का। और दूसरा तरीका है जो नोटिफिकेशन निकालते हैं गैजेट में, और गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के वो इनवाइट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज को कि वो आके बताएं कि क्या वेजेस होने चाहिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, और किस तरह से वेजेस को डिफाइन किया जाए। तो दो तरीके जो है, कोई कमेटी मेथड है और दूसरा कमेटी तरीका है नोटिफिकेशन मेथड। तो बेसिकली जो एडवाइजरी कमेटी का काम है कि इन दोनों मेथड्स के थ्रू जो भी अमाउंट या जो भी चीजें या रिफॉर्मेशंस आती हैं उनको वो एनफोर्स करें, और फ्यूचर में जो भी रिवाइज करना है और जो भी फिक्स करना है वो इन कम्युनिटी के थ्रू होता है। और अगर कमिटीज एडवाइजरी कमिटीज का मेन, जैसे आप वर्ड देखें एडवाइजरी, तो एडवाइजरी वर्ड का ही मतलब ये है जी। कि वो रिफॉर्मेशन ला सकें वक्त वक्त पे। जी। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कंपनीज होती हैं वो लेबर्स को हायर करती हैं या वर्कर्स को हायर करती हैं, उनमें से कुछ लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी होते हैं। तो इस अधिनियम के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी आते हैं?
जी, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 के बाद से कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी इसके अंदर आते हैं और वो भी अपनी राइट्स और एक्सप्लॉयटेशंस के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं और लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं। ठीक। एक टर्म आता है सर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का, तो इस अधिनियम में आखिर किन विभागों में या किन कार्य क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगार या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को रखा गया है? इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक लिस्ट निकालती है, जो कि लिस्ट है एग्रीकल्चर की है, माइनिंग की है और कंस्ट्रक्शन की है। तो फॉर एग्जांपल माइनिंग के बहुत सारी फील्ड्स, कोई स्टोन माइनिंग है, कोई कोल माइनिंग है, कोई और माइनिंग है, तो हर माइनिंग की फील्ड्स के लिए एग्रीकल्चर भी एक बहुत वास्ट फील्ड है, जी वैसे कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसके लिए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट निकाली जाती है। जैसे एट प्रेजेंट अभी 44 के करीब शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली हुई है। अब उस लिस्ट के हिसाब से एक एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है, जिसके थ्रू चलकर ही डिफाइन किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर स्किल्ड वर्कर है वो एग्रीकल्चर में उसको क्या मिल सकता है, अगर वो माइनिंग में जाता है और वो जमीन के अंदर काम कर रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है वर्किंग की और क्या वैल्यू है अगर वो जमीन के ऊपर काम कर रहा है जी माइनिंग में। तो वैसे ही इन चीजों को डिफाइन करके एक शेड्यूल लिस्ट बनाई गई है। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और सभी ज़रूरी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आज आप देख रहे थे लीगल हेल्पलाइन में अधिवक्ता लीगल एक्सपर्ट राजेंद्र साहू जी को आप सुन रहे थे। वो बात कर रहे थे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की और उससे जुड़े कानूनों के बारे में। आप भी चाहें तो आप इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय हमसे ले सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। माधवी पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।